नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी जयपुर में इन दिनों 4 दिवसीय रंग उत्सव का आरंभ हो चुका है, जो कला प्रेमियों के लिए विभिन्न प्रदर्शनी का केंद्र बना हुआ है। रविंद्र मंच की हीरक जयंती पर 16 मार्च तक रंग उत्सव का आयोजन हो रहा, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और भगवान शालिग्राम के कलाकृतियों और महाभारत के लोकगीतों ने समा बांधा। लोकगीत के माध्यम से महाभारत के किस्सों को दर्शकों के सामने खरताल, ढोलक, सारंगी और नगाड़े की ताल से प्रस्तुत किया। बता दें, राज्य सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत और मंच की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में रंग उत्सव का शुभारंभ कल हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत रविंद्र मंच प्रबंधक सुबला माथुर, पद्मश्री तिलक गीताई, समाजसेवी सुधर माथुर के उद्घाटन सत्र के साथ हुआ, जिसमें 100 साल पुरानी लकड़ी पर पिछवाई आर्ट वर्क और कैनवास पर रंगों से उकेरे गए शालिग्राम माहौल में धार्मिक रंग जोड़ते देखा गया। इस बार दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 15 आर्टिस्ट की कंटेम्प्रेरी आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, स्कल्पचर आर्ट जैसे विभिन्न आर्ट फॉर्म्स के कलेक्शन एक ही छत के नीचे देखने को मिला। रविंद्र रंगमंच में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें, रविंद्र रंगमंच अपना हीरक जयंती महोत्सव मना रहा है और देश भर से अलग अलग विधा के कलाकार इस हीरक जयंती महोत्सव को और ज़्यादा उज्जवल और सुंदर बनाने के लिए पहुंचे। हमारे साथ में भंवर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको हम पहले बता दें, मेरे पीछे आप जो ये आर्ट देख रहे हैं, ये श्रीनाथ जी का स्वरूप इस कपड़े पर ये उकेरा गया है। अलग अलग रंगों से ये आर्ट समाहित है, इसमें सोने का काम भी किया हुआ है। आपको बता दें, इस आर्ट के पीछे की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है और काफ़ी महंगा ये आर्ट है, क्योंकि सुना जा रहा है कि इस आर्ट को हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी जो देश के और कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे अमीरतम लोगों में गिने जाते हैं, उनके द्वारा ये खरीदा जाता है और उनका बहुत पसंदीदा आर्ट है। और कहा यह भी जा रहा है कि मुकेश अंबानी के घर में, जो कि अपने आप में बहुत अनूठा है, उसमें एक बहुत बड़ा इस आर्ट का कैनवास वहाँ पर सजा हुआ है। भंवर जी से जानेंगे। भंवर जी, क्या नाम है इस आर्ट का? ये नाम है, ये पिछवाई आर्ट बोलते। पिछवाई आर्ट है, ये राजस्थान के नाथद्वारा शैली के अंदर बनी हुई पेंटिंग है। ये जो नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के जो होते हैं, उनके पीछे जो कपड़ा लगता है, जो वो उसको फेंका नहीं जाता है, वो इस पेंटिंग बनाने के काम के अंदर लिया जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के पीछे ये कपड़ा लगता है, शायद इसी वजह से इसका नाम पिछवाई आर्ट पड़ा है। नहीं, ये अपने शैली, ये वहाँ की एक शैली के आधार पर बना हुआ है और ये उसको फेंका नहीं जाता, इसलिए इस पर इनकी ये जो पेंटिंग है, इसकी ये वो उकेरी जाती है। उस पर इसको स्टोन कलर जो पत्थर से बने हुए होते हैं, उसकी घिसाई होके और ये घिसाई करके इनको कपड़े से चाड़ के फिर गोंद मिला के इसको इसके अंदर काम में लिया जाता है। भंवर जी, सुना है कि इस पूरे आर्ट के अंदर सोने का काम भी किया जाता है। रियल जो वर्क होते हैं, 24 कैरेट सोने का वर्क लगता है, उसका इसमें काम होता है और सिल्वर का भी रियल उसका भी काम होता है, दोनों का ही काम होता है। आप जैसे कितने और कारीगर मौजूद हैं इस आर्ट को बनाने में? इसको यहाँ जयपुर में तो कम से कम नहीं तो 200 आर्टिस्ट है, बाकी वहाँ तो 500-700 है ज़्यादा है। और आपने अपने पूर्वजों से, अपने दादा से, परदादा से, अपने पिता से आपने कला सीखी, क्या अब इस कला को आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं? हाँ, हमारे बच्चे सीख रहे हैं, वो भी इनके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। ये और जी, आपसे जानना चाहेंगे, इतना हम कह सकते हैं कि लुप्तप्राय ये आर्ट फॉर्म है और मुकेश अंबानी जैसे बड़े आदमी इस आर्ट फॉर्म के मुरीद हैं, तो क्या कभी आपको अपने जीवन काल में कोई ऐसा कोई पुरस्कार मिला या ऐसी कोई शाबाशी आपको मिली इस कला को बनाने के लिए? नहीं, ये जैसे एग्जीबिशन वगैरह है, आर्ट वगैरह है, उसमें लगती है तो वहाँ पर हमारे को वो सम्मान भी मिलता है और आने वाले है इसका ऑर्डर भी मिलता है, ऐसी वो है। ये थे हमारे साथ भंवर जी और इनका साफ तौर पर कहना है कि नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की ये जो पूरी हम कह सकते हैं आकृति इस कपड़े पर उकेरी गई है, ये कपड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीनाथ जी के पीछे ये कपड़ा लगाया जाता है और क्योंकि कहा भी जाता है कि भगवान के द्वारा इस्तेमाल की गई या उनके ऊपर चढ़ाई गई कोई भी वस्तु फेंकी नहीं जा सकती। और उस वस्तु का क्या सुंदर उपयोग भंवर सिंह जी और इन जैसे कारीगर सदियों से करते आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है
कि जिस प्रकार से आप इसके अंदर ये जो रंग देख रहे हैं, ये पत्थरों को पीस पीस कर बनाया गया ये रंग है। सोने का काम इस पूरे आर्ट फॉर्म में किया गया है। और जैसा कि हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि मुकेश अंबानी जैसे बड़े व्यक्ति इस आर्ट फॉर्म के मुरीद हैं और उनके घर में ये आर्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो आप श्रीनाथ जी की जो तस्वीर ये उकेरी गई है, उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इधर अलग अलग श्रीनाथ जी के स्वरूप यहाँ पर उकेरे गए हैं। भंवर जी बताएंगे इस बारे में, इस तस्वीर में क्या उकेरा गया है? इस तस्वीर में इनके सेवक है, इनकी वो झांकियाँ होती हैं ना, उनके अलग अलग स्वरूप दर्शाए गए हैं। भंवर जी, ये आपके पीछे जो ये है, ये क्या चीज़ है? ये है ओल्ड पेपर के अंदर इनकी श्रीनाथ जी का वो स्केच किया हुआ है इनका, इनके स्वरूप का अलग अलग स्वरूप के इसके जैसे इसकी झांकियाँ होती हैं ना, उन झांकियों को सभी को अलग अलग हिसाब से। मतलब क्या हम ये मान सकते हैं कि इस कपड़े पे उकेरने से पहले ये स्केच करे जाते हैं? हाँ, पहले ये स्केच किए जाते हैं, स्केच करने के बाद में ही कलर भरे जाते हैं और उसमें सारा काम बाद में ही किया जाता है। पहले हाथ से स्केच किया जाता है इनका, ये है। तो आपने सुना जिस प्रकार से भंवर जी और इनके जैसे न जाने कितने कारीगर इस आर्ट फॉर्म को लगातार बना रहे हैं, सदियों से बना रहे हैं और इसे लुप्त प्राय होने से बचाया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जितनी मेहनत इस आर्ट फॉर्म को लगाने में लगती है, क्योंकि एक कपड़े को पत्थरों से पीसे गए रंग के साथ में उस पर श्रीनाथ जी की तस्वीर उकेरना और सोने के काम इन तस्वीरों में जिस प्रकार से आपने देखा इनमें किए हुए हैं, जो अपने आप में काफ़ी अनूठी चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की जो सेवा है वो वाकई में भगवान की ही सेवा अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही प्रमुख दलों की ओर से प्रत्याशियों की सूचियां जारी होने लगी है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार से सांसद सीपी जोशी को प्रत्याशी बनाया है। मंगलवार देर शाम कांग्रेस की ओर से जारी की गई सूची में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से निम्बाहेड़ा से पूर्व विधायक उदयलाल आंजना को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस की ओर से उदयलाल आंजना को भी प्रत्याशी घोषित करने के बाद पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसी के चलते पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिलाध्यक्ष भेरूलाल चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाटावत, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा की मौजूदगी में जिला कलेक्टर चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। कि लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ संभाग के अंदर भी कांग्रेस अधिकांश सीटों पे जीतेगी, चित्तौड़ सहित राजस्थान में भी जीतेगी। आने वाले टाइम में आप देखेंगे। और जो मन के अंदर विद्रोह फैल रहा है आम आदमी के अंदर, वो सामने आएगा जैसे जैसे शनि शनि चुनाव अपने चरमोत्कर्ष में पहुंचेगा। और उदयलाल जी आंजना के लिए मैं बताऊं आपको, उनको पहचान की कहीं दिक्कत नहीं। आज कोई क्षेत्र, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें उनको नहीं जानता। छोटे से लेकर बड़ा आदमी तक, बुजुर्ग आदमी तक, महिलाएं तक, बच्चों तक, युवा तक, हर व्यक्ति उनको जानता है। निश्चित रूप से पार्टी जो है, हमारे जिले के किसान नेता जो कि चित्तौड़गढ़ से पहले पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उदयलाल जी आंजना साहब को जो पार्टी ने टिकट दिया है, उससे पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। जब से कल से उनके टिकट की घोषणा हुई है तो पूरे चित्तौड़गढ़ जिले से उदयपुर जिले और प्रतापगढ़, जो तीनों जिले लगते हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से इसकी तैयारी चुनाव की प्रारंभ कर दी है। और मेरा मानना है कि इस बार जो चुनाव के परिणाम हैं, कांग्रेस और 1991 में जब उदयलाल जी चुनाव लड़े और जसवंत सिंह जी को हरा के जब दिल्ली पहुंचे ना, वही स्थिति इस बार की होगी। 2024 का चुनाव चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र से उदयलाल जी आंजना जीतेंगे। जितना उत्साह 1991 में पूरे क्षेत्र में था, उतना ही उत्साह आज है। कल जो ही माननीय पूर्व मंत्री महोदय को जो टिकट मिला है, उसकी जनता में पूरे जिले में लोकसभा क्षेत्र में मेरी प्रतापगढ़, मावली, वल्लभनगर, सब जगह जिधर से भी देखो इतनी खुशी है कि लोगों के बीच में एक किसान नेता, और किसान नेता ने जितना किसानों के लिए विगत 5 वर्षों में डोडा चूरा का नष्टीकरण से लेके अफीम काश्तकारों को एक पट्टे वालों को कम से कम 3-3 लाख रुपए का फायदा दिलाया। तो 20,000 पट्टे, 20,000 जिले के किसान परिवार से लेके और सहकारिता के माध्यम से जितना किसानों का ऋण माफ़ करने का काम किया। तो
अगर आपने दुनिया की सबसे बड़ी कुरान नहीं देखी है तो आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी कुरान का दीदार कराएंगे, जो टोंक के मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान में रखी है। यह कुरान 10 फीट 5 लंबी इंच और 7 फीट 6 इंच चौड़ी है। इस कुरान को 3 mm के कलम से खतेन लिपि में लिखा गया है। कुरान पाक का एक पेज 18 शीटों को मिलाकर बनाया गया है, जिसे गुलाम अहमद ने लिखा है। कुरान पाक के हर पेज में 41 पंक्तियां हैं। ख्वाजाबाग सेवा डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ के जनाब हाजी मोहम्मद शेर खान साहिब की यह सबसे बड़ी हस्तलिखित कुरान है, जो 4 दिवसीय रंग उत्सव कार्यक्रम में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बता दें, इन दिनों राजधानी जयपुर में 4 दिवसीय रंग उत्सव का आरंभ हो चुका है, जो कला प्रेमियों के लिए विभिन्न प्रदर्शनी का केंद्र बना हुआ है, जिसमें कला को खास रूप देने वाले रविंद्र मंच अपनी हीरक जयंती मना रही है। की कलाओं को हम लोग शामिल करें। इसी उपलक्ष्य में आप देखेंगे तो रंगोत्सव में आप पाएंगे कि परफॉर्मेंस आर्ट और विजुअल आर्ट्स दोनों का समागम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कैंप्स, कंटेम्प्रेरी, मिनिएचर, स्टोन स्कल्पचर कैंप्स से लेकर आपको ब्लू पॉटरी वर्कशॉप, पपेट शोज, भरतनाट्यम, कथक, सभी कला की विधाएं देखने को मिलेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने आप में एक कला का समागम थे, तो हम भी उन्हीं के चरणों पर चलते हुए चाह रहे हैं कि एक बार रविंद्र मंच फिर अपनी उपलब्धियों को छुए। देखिए, कला से मेरा जुड़ाव ये कहें जेनेटिक रहा है, तो और हमेशा से रविंद्र मंच मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। तो जब भी कला की कोई अनूठी चीज़ देखी जाती है तो लगता है कि ये प्रदर्शित हो, सब लोगों के सामने आए। कला ऐसी चीज़ है जो अप्रिसिएशन मांग के उपलब्धि को छूती है। तो जब मुझे APRI टोंक का एडिशनल चार्ज मिला और मैं वहाँ के कार्यालय में निरीक्षण के लिए गई, तो पहली चीज़ जो मैंने देखी वो ये कुरान थी। इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और लगा कि ये सबको ही देखनी चाहिए। ये वहाँ पर एक छुपी हुई प्रतिभा है उनकी, जो उन्होंने एक बंद करके एक कांच के बक्से में APRI टोंक में रखी हुई थी। इसलिए इसको यहाँ आज प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। और इसी तरीके से शालिग्राम जी और उनके पीछे का, जैसे आप कपड़ा कह रहे हैं, फट चित्रण वगैरह, ये भी सब अलग अलग जगहों से हम लोग ढूंढ के एक मंच पे लेकर आए, ताकि आप सब लोग देखें और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से हम लोग इस तरीके के उत्सव फिर से कर सकें। रविंद्र मंच कला के लिए, कलाकारों के लिए हमेशा ही ओपन रहा है और अभी भी ओपन है। हमारी आर्ट गैलरीज़ बनवाई गई हैं, 6 आर्ट गैलरीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी कंडीशंस में। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये कलाकारों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी कलाकार हैं मुझसे संपर्क करें, तो हम लोग उनकी कला को प्रोत्साहित करेंगे, उनकी वर्कशॉप लगाएंगे। आगे अगर वो सेल भी करते हैं तो हम उसमें भी मदद करेंगे। और आपका दावा है कि ये जो कुरान रखी है ये विश्व में सबसे बड़ी है जी। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? 22 जनवरी 2014 से पहले सावा चित्तौड़ के हाजी मोहम्मद शेर खान साहब ने और हमने सोचा कि दुनिया में कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हिंदुस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन हो। चुनाचे 10 फुट 5 इंच लंबा, 7 फुट 6 इंच चौड़ा एक कुरान करीम तैयार किया गया, जिसकी लिपि का नाम है ख़त नस्ख। 3 mm के कलम से ये तैयार किया गया है। 18 शीट्स जोड़ करके एक पन्ना बनाया है। मेरे छोटे भाई हाफिज़ कारी ग़ुलाम अहमद ने इसे अपने हाथ से लिखा है। मेरे बच्चियों ने फूल बूटों में काम किया है। राग़िब अहमद, फ़ाइक़ अहमद, कामरान अहमद, गज़ाला परवीन, फ़ायदा परवीन, ये सब मेरे बच्चियाँ हैं। इन सब ने मिल कर के इसमें काम अंजाम दिया है। और हर लाइन को अलिफ से शुरू किया है, अल्फ़ाबेट जो होता है। हर पेज में 41 लाइनें दी हैं। ये हमने वतन की मोहब्बत में इसलिए किया कि हमारे हिंदुस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन हो। APRI में 22 जनवरी 2014 को एक सेमिनार के मौके पर दीदार के लिए वहाँ पर रखा गया था, और जब से आज तक वहीं पर था। मैडम जब वहाँ तशरीफ़ लाई, जो रविंद्र मंच की इंचार्ज हैं, उनको ये बहुत पसंद आया और उन्होंने ये चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका दीदार करें, तो 4 दिन के लिए इसको नुमाइश में यहाँ पर रखा गया है। ये हैंडमेड कागज़ है। मटेरियल के अज्जा कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने अपने हाथ से तो कागज़ बनाया नहीं है, कागज़ बनाने वाले जाने। अलबत्ता इसमें सन वगैरह का इस्तेमाल मजबूती के लिए किया है। 400 साल बाकी रहने वाला है, लेकिन जब शोकेस में रहेगा तो हज़ारों साल बाकी रहेगा। एक विशेष बात और देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक छोटा भी ये कुरान की एक प्रतिलिपि एक पड़ी है, इसके बारे में क्या? ये कुरान का एक पार्ट है जिसको सूरह यासीन कहते हैं, और ख़त कूफ़ी में एक लिपि का नाम ख़त कूफ़ी है, उसमें ये लिखा है। ये सूरह यासीन कहते हैं और ख़त कूफ़ी में है और गोल्डन इस पर काम है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है?
ये अभी अंदाजन 2 इंची के करीब लंबाई होगी, 1.5 इंची के करीब चौड़ाई होगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कुरान आपके पास है। कुरान का एक पार्ट है ये, और ये बड़े साइज़ का कुरान मुकम्मल है, 32 वराक़ में, 32 वरक़ में, 32 पन्नों में, 64 पेज में है, और हैंडमेड कागज़ पर है। रोटरिंग इंक इसमें इस्तेमाल की गई है। कागज़ पर जो ये डिज़ाइन है हर वरक़ का अलग अलग है, कुछ हाथ से बनाए हुए रंग हैं, कुछ बाज़ार में जो तैयार शुदा मिलते हैं वो है। खबर जयपुर से है, जहां विरोध मार्च निकालने को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में जयपुर मुख्यालय पर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करने पहुंचे। सभी कार्यकर्ता बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान के विरोध में शहीद स्मारक से भाजपा मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही शहीद स्मारक पर बैरिकेडिंग करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। बताते चले, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि भाजपा ने सांसद देश में तानाशाही लाना चाहते हैं और संविधान बदलना चाहते हैं। यही उद्देश्य है कि भाजपा और आरएसएस ये नारा दे रही है हिंदुस्तान में कि हम 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं कि हम भारतीय संविधान को जो है बदलाव करेंगे, हम भारतीय संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग उनको चेतावनी देते हैं। आज शहीद स्मारक पे एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया है, और इस आंदोलन के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान को आप लोग कभी खत्म नहीं कर। उन्होंने गिरफ्तारी दी है, हमें भी कई बड़ी तरीके से मारा है। देखिए आप, देखिए चोटों के निशान दिखा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सांस जो है वो फूल गया। तो आपने में मारा है, आपको ले जा रहे थे, छोड़ दिया आपको क्या रास्ते में? हमें जिस प्रकार से मिले था, लेकिन अंदर से पुलिस वाले ने धक्का देके मुझे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। धौलपुर का डॉक्टर मंगल सिंह अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसे इस वक्त बाड़ी रोड पर मेडिकल कॉलेज के पास नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने से धौलपुर की आधी आबादी परेशान है। शहर के लोगों ने पुराने अस्पताल के सिटी हॉस्पिटल के रूप में चालू रखने को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बताया कि जिला अस्पताल के पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज के पास बनी हुई नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि पुरानी बिल्डिंग में केवल सीएमटी को रखा गया है। जिला अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने से आसपास के गांव के मरीजों को खांसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। आलम यह है कि खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों के लिए भी लोगों को 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर नगर इकाई द्वारा कलेक्टर साहब को धौलपुर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें हमारी प्रमुख मांग जो है वो राजकीय जो चिकित्सालय अभी शिफ्ट हो गया है पूर्णतः जो नई बिल्डिंग के, ये अच्छी बात है कि उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दिया है, लेकिन हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो पुराना चिकित्सालय है वो शहर के बीचों बीच है और लगभग 50,000 आबादी को इस बात की सुविधा होती है कि पास में अस्पताल है तो जाने में आसानी रहती है। तो हमारी मांग है कि 50 से 100 बेड का अस्पताल उस पुरानी बिल्डिंग में भी संचालित किया जाए, ताकि आईपीडी, ओपीडी और विभिन्न जो खासकर खांसी जुकाम जो फिजिशियन बैठते हैं, इन सब की सुविधा भी सभी लोगों को मिल सके। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को इसके लिए सुविधा होगी कि अगर पास में अस्पताल होगा तो इसकी कोई अल्टरनेट व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाए। यह आज हमारी प्रमुख मांग है। आज जो लोगों की समस्या हम लोगों के सामने आई तो हमने सोचा एक ज्ञापन मंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को सौंपने आए हैं। जो हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल हमारा यहाँ चलता था, जो लोगों का आवागमन वहाँ रहता था, और जो परेशानियाँ अब यूँ के यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, अच्छी बात है, और भी शहरों में है, लेकिन सिटी हॉस्पिटल वहीं रहना चाहिए। इन लोगों का कहना ये है, पब्लिक दुखी हो जाएगी। 50 से 60 हज़ार आदमी आबादी का बहुत शहर है, उससे ग्रामीण भी लगी हुई हैं। जन साधनों का लोगों को परेशानी आ गई, रात में रेफर कर देते हैं, इसलिए 50-40 बेड का यहाँ हॉस्पिटल रखा जाए। इस चीज़ के लिए हम कलेक्टर साहब से उम्मीद करके और मंत्री जी को जो ज्ञापन। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार निवाई पहुंचने पर कार्यकर्ता आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष अजित मेहता का विधायक के नेतृत्व में जोरदार फूलमालाओं के साथ सम्मान किया गया। अजित मेहता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को पार करते हुए हैट्रिक बनाकर इतिहास रचेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मेहता ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है।
चुनाव का दौर भी है और लक्ष्य भी हमारे सामने है। उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर 400 पार का लक्ष्य हमारे साथ है। राजस्थान के अंदर हैट्रिक की ओर जाने वाले कार्यकर्ता 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को समर्पित करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। और आज भी 2024 के अंदर भी पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। इतना मजबूत नेतृत्व हमें मिला है। मोदी जी को दुनिया के अंदर 78% लोग लाइक करते हैं, जबकि बाइडेन जो अमेरिका का है, जिसकी कभी टीआरपी रहा करती थी, आज उसकी 36% रह गई है। तो हमारे लिए तो गर्व और गौरव की बात है कि हमारा नेता, हमारा शासक जो प्रधान सेवक के रूप में माँ भारती के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नेता के रूप में हमारे लिए काम कर रहा है, निश्चित हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, तो विधानसभा के बाद में कोई कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी नहीं दिया था, न सम्मेलन किया था। तो आज ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, इनको धन्यवाद भी हो गया और आने वाले लोकसभा में चुनाव इससे भी अच्छे तरीके से लड़ें, उसके लिए आज आयोजन किया। उधर अलवर में वंचित वर्गों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के समान अवसर देने और पुनर्वास के उद्देश्य से आउटरीच कार्यक्रम के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के आईएमए हॉल में सूरज कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने लाभार्थियों से पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च और पीपीई किट के साथ आयुष्मान हेल्थ कार्ड वितरित किए हैं। इसके साथ साथ लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। अलवर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव, नगर परिषद महापौर घनश्याम गुर्जर सहित आमजन मौजूद रहे। आयुष्मान कार्ड भी बांटे हैं, विश्वकर्मा योजना भी बांटी है, ऋण राशि का भी वितरण किया है। और जो हमारे छोटे छोटे विश्वकर्मा समाज है, प्रजापत है, सैन है, हमारे सैन समाज के लोग हैं, फूल बेचने वाले लोग हैं, इन सब वर्गों को सरकार के द्वारा विश्वकर्मा योजना दी जा रही है। और आज आपने देखा होगा, इंदौर का जो एक नौजवान है, जो एकदम गरीब घर से निकला हुआ था, उसने डाटा बैंक के लिए बहुत बड़ा काम किया। ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसका जमीन पे परिणाम दिखते हैं। मेरा नाम ललिता गुजर है, मैं राजगढ़ तहसील से आई हूँ। यहाँ पे अलवर में मुझे बुलाया गया है। आयुष्मान कार्ड हमें दिया गया है। इसके अंतर्गत हमें 5 लाख का बीमा मिलेगा। उसके अंतर्गत जो भी हमारे शरीर में बीमारी होगी वो हमें मुफ्त होगी, फ्री में होगी। सरकार के द्वारा जो ये योजना है वह बहुत लाभार्थी है। हाँ, मैं पन्नालाल गुजर राजगढ़ ग्राम भैरोघाटी से आया हुआ हूँ। इस योजना में मुझको आयुष्मान कार्ड ये मिला हुआ है और इसका मेरे को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। बीकानेर में पार्क पैरा डाइट में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन के कार्यक्रम प्रभारी पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रंका ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा शहर अध्यक्ष विजय आचार्य और देहात अध्यक्ष जालम सिंह भाटी और श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वर्चुअली जुड़े। इस दौरान कवि सम्मेलन में मेरठ से अनामिका जैन, अंबार कोटा से हास्य कवि अर्जुन अलहड़, ललितपुर से गीतकार पंकज अंगार, दिल्ली से विनोद पाल ने अपनी कविताओं से हजारों लोगों को अपनी काव्य रचनाओं से आनंदित किया। मैं अभी बीकानेर में हूँ और कवि सम्मेलन में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग इस कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजनीति कभी भी लड़खड़ाई है, साहित्य ने सहारा दिया है। आज भी यही है। हम राजनीतिक मंच पर हैं लेकिन साहित्य को लेकर के हैं। लोग हंसने के लिए, आनंद के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ ही कहीं ना कहीं संदेश लेकर के जाने के लिए भी तैयार हैं और ये पावन भूमि है। यहाँ क्या कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कवि सम्मेलन रखा गया है। तो मैं नामवती जी का और सभी कवियों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बीकानेर पधारे। कितने कवि वगैरह यहाँ? उधर रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी आज अचानक ब्लॉक क्षेत्र के 10 सरकारी विभागों के कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के हाजिरी रजिस्टर सहित कई दस्तावेजों को बारीकी से चेक किया। इस दौरान विभागों में ज्यादातर कर्मचारी अधिकारी नदारद पाए गए, जिस पर उपखंड अधिकारी ने 10 सरकारी विभागों के 39 कर्मचारी और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
सिरमौर जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह 9:45 से लेकर 10:15 बजे के बीच में विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। उसमें काफ़ी कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित पाए गए, तो उनको कानून बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और जैसा भी उनका जवाब, यदि संतोषप्रद जवाब नहीं पाया जाएगा तो उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। कितने विभागों को सर दिया गया नोटिस? 33 कार्मिक है टोटल सभी विभागों में। ब्लॉक स्तरीय जो भी विभाग है सभी को चेक किया गया, उसमें 33 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। खबर देवरिया से है, जहां थाना कोतवाली सलेमपुर पुलिस 25,000 रुपए का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक जनपद देवरिया द्वारा आरोपी पर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली सलेमपुर जनपद देवरिया पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त दुर्गेश साहनी सनोप महेश साहनी, जो कि जनपद पुलिस द्वारा 25,000 का इनामिया घोषित किया गया था, सलेमपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सोनभद्र में एसओजी और पुलिस ने युवती की हत्या का खुलासा करते हुए उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक महिला प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके चलते प्रेमी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें, आरोपी युवक शादीशुदा है, जिस पर युवती लगातार शादी का दबाव बना रही थी। देखिए, दिनांक 11 मार्च को पूरब मोहल में वार्ड संख्या 1 में उमाशंकर जी के घर के पीछे एक महिला का शव प्राप्त हुआ था, जिसके बाद में शिनाख्त ममता श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजीव श्रीवास्तव, निवासी बिंडमगंज के रूप में हुई थी। उनकी पीएम रिपोर्ट के पश्चात उनकी गले पर जो दुपट्टा लगा हुआ था उससे कस करके हत्या किए जाने के प्रमाण मिले थे। बाद में इस मामले की तह तक जाते हुए पुलिस ने आज नंदू यादव, विंडमगंज निवासी, इनको गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा उक्त महिला ममता श्रीवास्तव की हत्या कारित की गई थी। जालौन में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बाबा साहिब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। संविधान निर्मित बाबा साहिब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर डीएसपी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाबा साहिब की मूर्ति क्षतिग्रस्त मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। बाबा साहिब की मूर्ति स्थापित करने वाले लोगों ने 2 युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। जालौन के रीडर थाना क्षेत्र के ग्राम रीडर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जी थाना रेंडर क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा रेंडर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति 11/3/2024 को इसी कस्बे के रहने वाले आदर्श सन ऑफ जितेंद्र जाटव व महेंद्र जाटव पुत्र देवेंद्र, ये दोनों लोग लेकर अपने घर पर आए थे। ये मूर्ति इनके घर के सामने रखी हुई थी। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। इनके इस प्रार्थना पत्र के आधार पर हमने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी विधिक कार्रवाई हम इसमें कर रहे हैं, आगे की सूचना आपके साथ साझा करेंगे। उधर ईवीएम से चुनाव के विरोध में भारतीय क्रांति मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, सहारनपुर के हकीकत नगर धरना स्थल पर भारतीय क्रांति मोर्चा द्वारा ईवीएम के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पीयूष गौतम प्रदेश अध्यक्ष ने की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। हमारी केवल एक ही मांग है, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, भारतीय संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम को मैंने ही नहीं घोटाला माना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि ईवीएम में खोट है और आम जनता त्रस्त है। आज देश में 2-2 परफेक्ट चल रही हैं। लोकसभा अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो ईवीएम से होता है, गांव में प्रधान का चुनाव होता है, नगर निगम में पार्षद का चुनाव होता है, वो बैलेट पेपर से होता है। तो ये कौन सी नीति है भारत सरकार की? खबर गंगानगर से है, जहां 12वीं में पढ़ने वाली छात्र की कार हादसे में मौत हो गई। युवक अपने पिता के लिए दवाई लेने जा रहा था। इस दौरान कार चलाते वक्त उसकी कार पेड़ से जा टकराई। आसपास मौजूद लोगों ने जब तक अस्पताल में भर्ती कराया, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। शहर के नाथा इलाके में बुधवार रात मंदिर की बाहर खड़ी एक कार में कोबरा सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि कोबरा ने किसी को काटा नहीं। दरअसल गणेश पाल मंदिर में रात को खाने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान कार में 5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस गया। जानकारी पर स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
खबर कोटा से है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर काली बस्ती पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ओम बिरला ने सभी परिवारजनों से मिलकर हादसे पर दुख जताया। ओम बिरला ने सभी परिवारों को भरोसा भी दिलाया है मदद का। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही। फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।